2, 3, 4. Hello everyone, welcome to my channel BioFi. So today we are going to study about transcription. Okay, so अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है तो आप एक लाइन में ट्रांसक्रिप्शन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। सो आरएनए का बनना डीएनए से, इसी को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से आरएनए के बनने को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो अगर सिंगल लाइन में आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन लिखनी है तो आप क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्ट्रैंड इज वर्किंग एज टेम्पलेट। ट्रांसक्रिप्शन के केस में सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वर्क कर रहा होता है। स्ट्रैंड विच हैव पोलैरिटी 3' to 5' इज वर्किंग एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' होती है वही सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वर्क कर रहा होता है। तो यहाँ पर आपको डीएनए के दोनों स्ट्रैंड दिखाए गए हैं। एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3' to 5' एंड एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5' to 3' है। तो वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' है वही सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वर्क कर रहा है, और जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है वो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन नॉट वर्क एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वर्क क्यों नहीं कर सकते। तो इसके दो आंसर हैं। पहला आंसर तो ये है कि इफ़ बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए वर्क एज टेम्पलेट स्ट्रैंड then they will form double-stranded complementary RNA which will cause degradation of RNA and there will be नो एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आंसर ये बताया गया है कि अगर डीएनए का दोनों ही स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वर्क करने लग जाए तो एक डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा, और वो डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जब आपस में मिलेंगे, यानी जब वो कम्प्लीटली डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेंगे तो वो आपस में ही खुद को ख़त्म कर लेंगे और कोई भी कैरेक्टर का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर आंसर क्या दिया हुआ है, इफ़ बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए वर्क एज टेम्पलेट स्ट्रैंड देन दे विल फॉर्म two complementary RNA that will further form two different type of protein, and in this way same segment of DNA is synthesizing two different type of protein which will complicate the transfer mechanism। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर मान लो DNA के दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वर्क करने लग गए तो दो कॉम्प्लीमेंट्री RNA बन जाएंगे, और फॉर एग्जांपल वो RNA आपस में मिलकर डबल स्ट्रैंडेड RNA ना बने बल्कि दोनों ही RNA ने प्रोटीन का सिंथेसिस कर दिया, तो फिर एक ही सेगमेंट ऑफ DNA दो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन को बना रहा है। इस वजह से जो ये ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है वो तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि कितने डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बन जाएंगे, राइट। सो इस वजह से जो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वर्क नहीं करता, बल्कि सिर्फ एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वर्क करता है जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' होती है। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी को समझेंगे जो कि ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहले आप लोग को टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड के बारे में बताया गया है। ठीक है, सो टेम्पलेट स्ट्रैंड के बारे में मैंने आपको बताया जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' होती है, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' होती है। अब यहाँ पर नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कहा गया है इसके बारे में समझते हैं। तो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसका कोडॉन और बनने वाले आरएनए का कोडॉन बिल्कुल सेम होता है। इट इज़ कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड बिकॉज आरएनए फॉर्म्ड बाय ट्रांसक्रिप्शन हैव सेम सीक्वेंस ऑफ कोडॉन एज दैट ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके कोडॉन का सीक्वेंस, उसके न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस और बनने वाले आरएनए का, जो ट्रांसक्रिप्शन से बनने वाला आरएनए है उसके न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बिल्कुल सेम होता है, इसलिए हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जीन के बारे में पढ़ते हैं। जीन क्या होता है, जीन डीएनए का वो सेगमेंट होता है जो किसी भी टाइप के आरएनए को बना रहा होता है। तो जीन डीएनए का वो सेगमेंट होता है जो किसी भी टाइप के आरएनए को बना रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक डीएनए देख रहे हैं, उसका एक सेगमेंट आरएनए को बना रहा है उसे हम जीन कहते हैं, और जो सेगमेंट आरएनए को नहीं बना रहा उसे हम जीन नहीं कह सकते। फॉर फ्यू जीन्स लोअर स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट एंड फॉर फ्यू जीन्स अपर स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट। कुछ जीन के लिए लोअर स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वर्क करता है, वहीं कुछ जीन के लिए अपर स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि लोअर स्ट्रैंड ही टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वर्क करेगा या अपर स्ट्रैंड ही टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वर्क करेगा। कोई भी स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वर्क कर सकता है डीएनए का, दोनों में से कोई भी टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वर्क कर सकता है। इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन सिंगल एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन। ट्रांसक्रिप्शन के केस में एक सिंगल एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज ही सारे के सारे फंक्शंस को क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, वेयर एज हमने डीएनए रेप्लिकेशन में क्या देखा था कि हमको बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, लाइक हेलिकेज हो गया,
ठीक है, लाइक हेलिकेज हो गया। उसके अलावा फिर आप लोगों ने लाइगेज के बारे में सुना होगा, डीएनए पॉलीमरेज के बारे में सुना होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आता है। ठीक है, तो इतने सारे एंजाइम है जिसकी ज़रूरत पड़ती है डीएनए का रेप्लिकेशन कराने के लिए, पर ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए सिंगल आरएनए पॉलीमरेज जो है वो काफ़ी है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज के साथ हम किस तरीके से कोफैक्टर को जोड़ते हैं और होलो एंजाइम बनता है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या है, ये एक प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का। जो भी एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। तो यहाँ पर एपो एंजाइम कौन है, आरएनए पॉलीमरेज है। और कोफैक्टर कौन है, सिग्मा या रो। ठीक है, सिग्मा या रो जो है यहाँ पे कोफैक्टर है। कोफैक्टर के पास एबिलिटी होती है कि वो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को ऑल्टर कर सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है कोफैक्टर। ठीक है, जब एपो एंजाइम और कोफैक्टर दोनों मिल जाएंगे तो होलो एंजाइम बन जाएंगे। यानी आरएनए पॉलीमरेज के साथ जब सिग्मा फैक्टर जुड़ जाएगा तो वो होलो एंजाइम बन जाएगा, या रो जुड़ जाएगा तो वो होलो एंजाइम बन जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ने को मिलेगा कहाँ पर, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है इलोंगेशन या पॉलीमराइजेशन, एंड तीसरा होता है टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इलोंगेशन या पॉलीमराइजेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, इनिशिएशन कब होता है, जब आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ता है तब इनिशिएशन होता है और ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। इलोंगेशन, अकेले आरएनए पॉलीमरेज पूरा का पूरा इलोंगेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टर्मिनेशन कब होता है, जब आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर जुड़ता है तो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, इसको हम टर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है कि इफ़ डीएनए इज़ फुल्ली पैक्ड देन देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन बिकॉज जीन्स आर नॉट एक्सपोज्ड। ऑफकोर्स हमें पता है अगर डीएनए पूरी तरीके से पैक होगा तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो सकता है, जब जीन्स पूरी तरीके से एक्सपोज ही नहीं होंगे तो ट्रांसक्रिप्शन तो हो ही नहीं सकता, इवन रेप्लिकेशन भी नहीं हो सकता। वहीं अगर हम डीएनए को डीकंडेंस कर दें, उसकी जीन्स एक्सपोज हो जाए तो कितनी अच्छी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, राइट। तो इन लाइन्स में हमें यही एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन के पहले स्टेप के बारे में, दैट इज़ इनिशिएशन। सो इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन में जो आपको सबसे पहली चीज़ समझनी है वो है प्रमोटर बॉक्स। प्रमोटर बॉक्स टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3' एंड पे प्रेजेंट होता है। प्रमोटर बॉक्स में एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जिससे हम प्रमोटर बॉक्स को पहचान सकते हैं, दैट इज़ TATAAT। This is a nucleotide sequence that is present in promoter box and promoter box is present in 3' end of template strand। ठीक है, सो आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ अटैच होता है और सिग्मा फैक्टर की मदद से ही आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एंट्री पॉइंट जो कि प्रमोटर बॉक्स है उसको पहचान पाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर बॉक्स को पहचानने में मदद कौन करता है, सिग्मा फैक्टर। फर्दर सिग्मा फैक्टर और क्या करता है, सिग्मा फैक्टर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने का काम करता है जो कि दोनों स्ट्रैंड के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों स्ट्रैंड के बीच में प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है सिग्मा फैक्टर और इस तरीके से दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर देता है। सो ये काम हो गया हमारा सिग्मा फैक्टर का और इतना ही होता है हमारा इनिशिएशन। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इलोंगेशन। ठीक है, इलोंगेशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पर किसी भी कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती इलोंगेशन करने के लिए, बल्कि आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का यूज़ करके इलोंगेशन आराम से अकेले खुद ही कर सकता है। सो इलोंगेशन में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड के पास जाता है, वहाँ पे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को अटैच करता है और फर्दर उसे आगे अटैच करता जाता है, इसी को हम इलोंगेशन कहते हैं। यानी आरएनए पॉलीमरेज एक एक करके न्यूक्लियोटाइड को अटैच करता जाए, इसी को हम इलोंगेशन कहते हैं और पूरा का पूरा आरएनए इसी तरीके से बनता है। सो इलोंगेशन के लिए किसी भी कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देख सकते हो कि आरएनए पॉलीमरेज अकेले ही इलोंगेशन कर रहा है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि प्रमोटर बॉक्स के जस्ट बगल वाले न्यूक्लियोटाइड को पकड़ के ही आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन करने लगे। आरएनए पॉलीमरेज आगे के न्यूक्लियोटाइड के पास इलोंगेशन करा था जो फर्स्ट ट्रांसक्राइब न्यूक्लियोटाइड होगा, यानी डीएनए का वो न्यूक्लियोटाइड जिसका सबसे पहले इलोंगेशन हुआ, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज ने बनाया होगा, उसी को हम फर्स्ट ट्रांसक्राइब न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और उसके आगे के जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं उसे हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं और उसके पीछे के जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं उसे हम अपस्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हो इस तरफ अपस्ट्रीम है एंड इस तरफ डाउनस्ट्रीम है एंड डाउनस्ट्रीम की तरफ क्या होता जा रहा है, इलोंगेशन होता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन करते लास्ट न्यूक्लियोटाइड तक पहुँचा, अब वहाँ पे प्रेजेंट है टर्मिनेटर बॉक्स और टर्मिनेटर बॉक्स में प्रेजेंट है रो। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर बॉक्स के पास पहुँचा, रो वहाँ से निकला और आकर के फर्स्ट ट्रांसक्राइब न्यूक्लियोटाइड के पास आ गया। रो क्या करेगा, अब जो डीएनए है और जो आरएनए है उनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है या जो बनाया गया है आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा, उसको तोड़ता जाएगा और इस तरीके से रो जो है वो ट्रांसक्रिप्ट मतलब जो
आरएनए बना हुआ है उसको डीएनए से सेपरेट करने का काम कर देगा और यहाँ पे आरएनए हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो आरएनए हमको मिला है ये अभी एक्चुअली एचएनआरएनए यानी कि हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, यानी कि पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होता यूकैरियोट के केस में। वहीं अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो उनके केस में हमें फुल्ली मैच्योर्ड आरएनए मिलता है। तो हम आगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं कि सिस्ट्रॉन क्या होता है। सिस्ट्रॉन क्या होता है? सिस्ट्रॉन जो है डीएनए का वो पार्ट होता है जो कि प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सिस्ट्रॉन इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। सिस्ट्रॉन डीएनए का वो सेगमेंट होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सारे के सारे सिस्ट्रॉन जो है वो जीन होते हैं पर सारे के सारे जीन जो है वो सिस्ट्रॉन नहीं होते? ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं, राइट, कि सारे सिस्ट्रॉन जो है वो जीन होते हैं पर सारे जीन सिस्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि सारे जीन प्रोटीन नहीं बनाते। पर हाँ, सारे सिस्ट्रॉन जो है वो कहीं ना कहीं आरएनए के सेगमेंट से ही प्रोटीन बनता है। तो सिस्ट्रॉन तो जीन हुए पर जीन जो है वो सिस्ट्रॉन नहीं होते, बिकॉज सारे जीन्स जो है वो प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। अब हम पढ़ते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक के बारे में। मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब होता है डीएनए का एक सेगमेंट जो कि किसी भी एक टाइप के प्रोटीन को बनाए। मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब होता है डीएनए का एक सेगमेंट अगर एक ही प्रोटीन को बना रहा है तो उसको हम मोनोसिस्ट्रॉनिक कहते हैं, जो कि हमको देखने को मिलता है यूकैरियोट में। वहीं अगर डीएनए का एक सेगमेंट बहुत सारे टाइप के प्रोटीन्स को बना रहा है तो उसको हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक, जो कि हमको देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स के केस में। अब हम यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बोथ डीएनए एंड आरएनए ऑफ यूकैरियोट हैव एक्सॉन एंड इंट्रॉन। देखो, सबसे पहले यूकैरियोट के पास मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन होता है और यूकैरियोट के जो डीएनए और आरएनए है उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब एक्सॉन तो एक्सप्रेसिंग सेगमेंट होता है, यानी एक्सॉन फर्दर आगे जा कर के आरएनए बनाएगा और फिर वो प्रोटीन बनाएगा, लेकिन इंट्रॉन नॉन एक्सप्रेसिंग सेगमेंट होता है, ये ना तो आरएनए बनाएगा और अगर मान लो आरएनए बना भी लिया तो आगे जा कर के प्रोटीन नहीं बनाएगा। ठीक है, तो एक्सॉन एंड इंट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब एक्सॉन तो हमारे काम का है क्योंकि वो एक्सप्रेसिंग सेगमेंट है, पर इंट्रॉन तो हमारे काम का नहीं है क्योंकि वो नॉन एक्सप्रेसिंग सेगमेंट है। तो एक तरीके से वेस्ट हो गया। अब वेस्ट को तो रिमूव करना पड़ेगा। वी विल रिमूव इंट्रॉन फ्रॉम आरएनए बट नॉट फ्रॉम डीएनए बिकॉज इट विल डिस्टर्ब क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंट्रॉन को हम आरएनए से रिमूव करते हैं पर डीएनए से क्यों नहीं रिमूव कर सकते? क्योंकि अगर हम इंट्रॉन को डीएनए से रिमूव करने लगे तो डीएनए जो है क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से ख़राब कर देगा और हमारा पूरा का पूरा जेनेटिक्स, पूरा जो जीन वर्ल्ड है वही पूरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम आरएनए से इंट्रॉन को रिमूव करते हैं, ना कि डीएनए से। ठीक है, अब हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बारे में आगे पढ़ते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या होता है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे आरएनए का सेगमेंट दिख रहा है। आरएनए के सेगमेंट में ये 5' एंड है, ये 3' एंड है। यहाँ पे AUG प्रेजेंट है जो कि स्टार्ट कोडॉन है। यहाँ पे UAA प्रेजेंट है जो कि स्टॉप कोडॉन है। ठीक है, और यहाँ पर एक्सॉन प्रेजेंट है। ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है वो एक्सॉन है, जो पिंक वाला पार्ट दिख रहा है वो इंट्रॉन है। ठीक है, और ये है हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए यानी कि HNRNA। इसको हम HNRNA को इमैच्योर आरएनए कहते हैं क्योंकि इसमें एक्सॉन के साथ साथ इंट्रॉन भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब इंट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो ये मैच्योर आरएनए बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इंट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में करना पड़ेगा टर्मिनल ट्रिमिंग। टर्मिनल ट्रिमिंग में क्या करेंगे हम यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोटीन और SNRNA का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। प्रोटीन और SNRNA का एक कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है। यहाँ पे जो SNRNA है इसको हम स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं और इसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है और ऑल्सो ये क्या करता है, टर्मिनल एंड को कट कर सकता है क्योंकि इसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो यहाँ पर SNRNA आएगा और इस RNA के टर्मिनल एंड को कट कर देगा। अब टर्मिनल एंड को कट करना ज़रूरी क्यों है? ताकि अच्छी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन हो सके। उसके बाद टर्मिनल एंड को कट किया है तो उसकी जगह कुछ ना कुछ तो जोड़ना पड़ेगा, तो अब होगा टर्मिनल एडिशन। अब टर्मिनल एडिशन में हम क्या जोड़ेंगे? 5' UTR एंड 3' UTR। UTR का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन, यानी इनको ये अनट्रांसलेटेड रीजन है, ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में बने हुए हैं, यानी अनट्रांसलेटेड रीजन्स या UTR को बनाने के लिए हमें किसी भी टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो टर्मिनल एडिशन में हम क्या करते हैं, 5' UTR और 3' UTR को जोड़ते हैं। आपको यहाँ पे येलो कलर से दिख रहा होगा, राइट। 5' UTR और 3' UTR को हमने जोड़ दिया तो हमने टर्मिनल ट्रिपिंग की, यानी आरएनए के साइड को काट दिया SNRNA की मदद से और फिर टर्मिनल एडिशन कर दिया 5' UTR एंड 3' UTR का। उसके बाद हम करेंगे कैपिंग। कैपिंग में हम क्या करेंगे कि 5' एंड जो है RNA का वहाँ पर 7-मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप को जोड़ देंगे। 7-मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप को जोड़ देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने 7-मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप को जोड़ दिया। अब इस कैप को क्यों जोड़ा जाता है? इस कैप को जोड़ा जाता है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि हमको पता है यूकैरियोट के केस में जो ये ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस में हो रहा है, और ट्रांसलेशन के लिए हमें इसी आरएनए को साइटोप्लाज्म में भेजना है, तो वहाँ पे साइटोसोलिक एंजाइम से बचाने के लिए यहाँ पर कैपिंग करनी पड़ती है। उसके बाद फिर आता है टेलिंग या पॉलीएडाइलेशन।
टेलिंग में क्या होता है कि हम 3 एंड पे क्या जोड़ देते हैं, हम 3 एंड पे जोड़ देते हैं पॉली ए टेल। पॉली ए टेल क्या होती है, पॉली ए टेल 200 to 300 एडिनोसिन की एक टेल होती है, ठीक है। इसको क्यों जोड़ा जाता है 3 एंड में, क्योंकि हमको इसे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेजना है, तो इस एक्सपोर्ट को करने के लिए हमें पॉली ए टेल को जोड़ना ज़रूरी है, ठीक है। हमें इस आरएनए को न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में भेजना है, तो इस एक्सपोर्ट को करने के लिए हमें पॉली ए टेल को जोड़ना ज़रूरी है। उसके बाद आती है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग यानी इंट्रॉन्स का रिमूवल हो जाता है, जो कि स्प्लाइसियोसोम या स्नर्प करता है। स्नर्प क्या होता है, स्नर्प का फुल फॉर्म होता है स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। सो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था तो मैंने लिख दिया है कि स्नर्प का मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। सो स्प्लाइसियोसोम या स्नर्प जो है वो इंट्रॉन को रिमूव कर देगा फाइनली एंड एक्सॉन को जोड़ देगा। एक्सॉन को जोड़ने के बाद ये एचएनआरएनए फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा एमआरएनए में, एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, और इसमें ओनली एक्सॉन्स बचेंगे। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सॉन में क्या क्या आता है, तो एक्सॉन में 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप भी आती है, 5' UTR भी आता है, 3' UTR भी आता है, ये जो पूरे कोडॉन है वो भी आते हैं, AUG UA सब कुछ आता है, और पॉली ए टेल भी आता है। तो ये पूरा का पूरा एक्सॉन का ही पार्ट है। अब इसको हम, ये हमारा पूरा कंप्लीट मैच्योर आरएनए बन गया, तो अब हम इसको साइटोप्लाज्म में क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए आप लोग इसे समझ लीजिए। इन प्रोकैरियोट ओनली एक्सॉन्स आर प्रेजेंट, वेयर एज इन यूकैरियोट स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज प्रेजेंट दैट शोज एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। तो प्रोकैरियोट में सिर्फ एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं, वहीं यूकैरियोट में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है, जो कि हमें जीनोम का एक एंशिएंट फीचर दिखाती है। आरएनए के पास सेल्फ करेक्टिंग एबिलिटी होती है। एसएनआरएनए में आरएनए जो है वो एंजाइम की तरह भी एक्ट करता है। तो यहाँ पर इन दोनों जो पॉइंट्स हैं, इससे हमें डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड के बारे में पता चलता है, यानी कभी आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल हुआ करता था, और हमें पता भी है कि आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट के केस में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों कपल्ड होते हैं, यानी ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने से पहले ही ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। इनमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन अब्सेंट होती है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सेम प्लेस में होते हैं, जो कि है साइटोप्लाज्म। तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही साइटोप्लाज्म में होते हैं, और इंट्रॉन्स भी अब्सेंट होते हैं, इसलिए इनमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी अब्सेंट होता है। वहीं अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होता है, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है, इसलिए इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है साइटोसोलिक एंजाइम से, और प्रोटेक्शन के लिए हम लगाते हैं 7-MGTP कैप, जो कि हमने कैपिंग में पढ़ ली। दे नीड स्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। इनको एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेजने के लिए, किसको, आरएनए को। तो वहाँ पर ये स्ट्रक्चर कौन है, पॉली ए टेल वो स्ट्रक्चर है जो कि इनसे जुड़ जाता है और एक्सपोर्ट में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस समझा दी है। अगर आप लोगों को कुछ भी और समझना है तो प्लीज़ आप कमेंट में अपना टॉपिक लिख दें, मैं पक्का उसमें वीडियो बनाऊँगी, और अगर जो मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक होगा उसमें मैं पिन भी कर दूँगी। ओके, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट करना, मैं आप लोग के कमेंट का पक्का रिप्लाई करूँगी। ओके, एंड प्लीज़ मेरी जो ये एजुकेशन को स्प्रेड करने की जो ये एक मिशन है, इसमें आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। And thank you so much. Okay, bye bye.